हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा अकेडमी। गाइस, जैसे कि आपको पता है हम उत्तराखंड बोर्ड के 10th क्लास के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड के अभी तक हमने 2020, 19, 18, 17 और 16 तक के पेपर सॉल्व कर लिए थे। आज हम 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है इसका और हम इसमें पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। तो देखो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये पहले जैसे हमेशा आपके पेपर में होते हैं, स्टार्टिंग में टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे और जो वो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय है यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। उसके अंदर आपके 6 पार्ट होते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक के जो क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क के हैं, यानी कि आज की इसमें हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन वो सारे 1-1 मार्क के हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस 4 ऑप्शंस आर गिवन इन ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर इन योर आंसर बुक। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही है उसको लिखना है आपको। फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का केमिकल फार्मूला बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड है CaOCl2, थर्ड है CaCl2 और फोर्थ है CaSO4.2H2O। तो आपको पता होना चाहिए इन चारों में से हर एक जो ऑप्शन है वो किस किस का फॉर्मूला है। देखो जो फर्स्ट है CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है लाइम वाटर जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, हिंदी में बुझा हुआ चूना बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये। सेकेंड वाला है जो CaOCl2, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण। और जो थर्ड है CaCl2 वो है कैल्शियम क्लोराइड और जो फोर्थ है CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। तो आपको बताना तो ब्लीचिंग पाउडर का है, यानी सेकंड वाला CaOCl2 इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है, एक उदासीन विलयन के pH का मान होता है। अ न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज अ pH ऑफ एग्जैक्टली। हमें यहाँ पे जो उदासीन विलयन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है कोई, उसका pH कितना होता है ये बताना है। देखो जो हमारा pH स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। तो जो पूरा एग्जैक्ट 7 होता है ना, 7 होगा pH जो कोई विलयन हमारा उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से कम होगा यानी 7 से लेके 0 की तरफ बढ़ोगे तो उसकी अम्लीयता यानी कि एसिडिटी बढ़ती जाती है, और 7 से 14 की तरफ जाओगे तो उसकी बेसिसिटी यानी कि क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो अगर कोई भी हमारा सॉल्यूशन है, अगर वो एसिडिक है, अम्लीय है, उसका मान हमेशा 7 से कम होगा, और अगर वो बेसिक है, क्षारीय है, तो 7 से ज़्यादा होगा, और अगर वो न्यूट्रल है, उदासीन है, तो 7 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन, इसके अंदर क्वेश्चन है, डायाफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? द डायाफ्राम इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। डायाफ्राम इसमें बताना है किसका पार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, सेकंड है श्वसन दैट मीन्स रेस्पिरेशन, थर्ड है उत्सर्जन दैट मीन्स एक्सक्रीशन, फोर्थ है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? देखो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो वो है पोषण यानी कि पाचन तंत्र किस तरह का होता है, रेस्पिरेशन में श्वसन तंत्र किस तरह का होगा। तो यहाँ पे आपके जो ये लगी हुई है पिक्चर, इसके अंदर देखो ये हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में ही आते हैं ये लंग्स के साथ लगे हुए हमारे डायफ्राम होते हैं। डायफ्राम का रिलेशन श्वसन से यानी कि रेस्पिरेशन से होता है। तो डायफ्राम हमारे श्वसन का पार्ट होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होंगे। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में 4 सिंबल दे रखे हैं। द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अ रेजिस्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रतीक है। जब हम विद्युत परिपथ बनाते हैं तो उसमें जो प्रतिरोध शो करते हैं, रेजिस्टर शो करते हैं, उसको किस सिंबल से शो करते हैं? देखो बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल किए हैं जिनमें हमने हमारे पास एक बैटरी होती थी, उसमें एक रेजिस्टर यानी प्रतिरोधक लगा होता था, तो हम उसको किससे शो करते थे? आपने देखा भी होगा जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसी टाइप से इस तरह से बना के शो करते हैं रेजिस्टर को। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इससे हम बनाते हैं जो बंद स्विच होता है, क्लोज्ड स्विच को शो करते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन ही गलत है, और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उससे हम इलेक्ट्रिक सेल यानी विद्युत सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है, द मिरर फॉर्मूला यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स इज। गोलीय दर्पणों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला दर्पण सूत्र है। आपको वो बताना है लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बताना है, दर्पण सूत्र।
तो देखो इसके अंदर 4 ऑप्शन है। पहले आप फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। m होता है हमारा मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन, और v होता है दर्पण से मिरर से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि मिरर से जो इमेज की डिस्टेंस है, और जो u है वो होता है दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इनका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको हम आवर्धन कहते हैं। इसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए हैं पीछे वाले पेपर्स में, तो ये तो नहीं होगा मिरर फार्मूला। थर्ड है जो ऑप्शन f इज इक्वल टू आर अपॉन टू। एफ होता है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, और आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो ये इसमें रिलेशन को बता रहे हैं, ये भी हमारा मिरर फार्मूला नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये हमारा लेंस के लिए यूज होता है फॉर्मूला, मिरर के लिए नहीं होता। हमें मिरर के लिए पूछा है, लेंस के लिए नहीं पूछा। तो लेंस का फॉर्मूला जो ऑप्शन दर्पण का यानी कि मिरर का फॉर्मूला जो ऑप्शन 1 है वो होगा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अगर यहाँ पे लेंस पूछता तो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे मिरर पूछा है, दर्पण पूछा है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ओके इसके बाद है इसके अंदर जो लास्ट पार्ट है, बायोगैस यानी जैव गैस का मुख्य अवयव है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, एथेन, मीथेन। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इथेन और मीथेन। इन चारों में से कौन सी गैस है जो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मीथेन। मीथेन गैस ही मुख्य अवयव यानी कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बायोगैस का। इसके बाद ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर तो हमने 6 पार्ट थे, ये कर लिया। अब उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यशद लेपन से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ट बाय गैल्वेनाइजेशन? तो देखो जो आयरन और स्टील होता है उसको जंग से बचाने के लिए, हम रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की लेयर की कोटिंग कर देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उसी को यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ओके लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a layer of zinc. Zinc की लेयर with a thin layer of zinc. Zinc की एक पतली सी लेयर की कोटिंग कर देते हैं उन पे, जिससे वो रस्टिंग नहीं होती, उन पे जंग नहीं लगता। आयरन और स्टील को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं रस्टिंग से, और इसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिंक की लेयर की कोटिंग करने को, या हिंदी में बोलेंगे यशद लेपन। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण लिखिए। राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर। आपको यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर का एक एक एग्जाम्पल देना है, एक लिंगी और उभयलिंगी का। तो आपको ये भी जान लो साथ के साथ जो कि होते क्या है यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं व्हेन इट कंटेन्स ईदर स्टेमन्स और पिस्टिल, यानी जो फ्लावर है उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल, इनमें से कोई एक होगा, उस टाइम पे उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे पपाया और वाटरमेलन। बायसेक्सुअल फ्लावर उसको बोलेंगे जब इसमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों होंगे, व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल। इसके एग्जाम्पल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। आपको एक एक ही एग्जाम्पल पूछा था। हिंदी में अगर देखो, एक लिंगी पुष्प, जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, यानी मेल और फीमेल वाले में से कोई एक अगर है, दोनों नहीं है, तो उसको एक लिंगी पुष्प बोलेंगे, जैसे कि पपीता और तरबूज। और उभयलिंगी होगा, पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, मेल और फीमेल पार्टनर और मादा जननांग दोनों होते हैं एक ही पुष्प में, तो उसको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गुड़हल और सरसों। ठीक है, अब इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा कितने जूल के तुल्य है? हाउ मैनी जूल्स आर इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट आर इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी जो 1 किलोवाट एनर्जी जिसको हम बोलते हैं उसको जूल में कितना होगा? 1 किलोवाट आर कितने जूल के इक्वल होता है, यानी हमें 1 किलोवाट आर को जूल में कन्वर्ट करना है, जूल में बदलना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, किलोवाट क्या होता है? 1 किलोवाट में 1000 वाट होंगे। ओके और 1 आवर में कितने सेकंड्स होती हैं? 3600 सेकंड। तो हम किलोवाट को वाट में और आर को सेकंड में चेंज करेंगे। वाट सेकंड जो होता है वही जूल के इक्वल होता है। 1 वाट सेकंड 1 जूल के इक्वल होता है। तो देखो 1 किलोवाट का मतलब क्या हो जाएगा? 1000 वाट, और 1 आवर का मतलब हो जाएगा 3600 सेकेंड। जब आप 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶, यानी 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड, और ये वाट सेकेंड को ही जूल कहते हैं। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, यानी 1 किलोवाट आर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है। यही इसमें आपको बताना था। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष तथा दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किस प्रकार के लेंसों का उपयोग किया जाता है? What type of lenses are used to correct
द नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। कौन कौन से लेंस का यूज़ करते हैं? देखो जो हमने 2016 का पेपर सॉल्व किया उसमें ये क्वेश्चन भी था, फार साइटेडनेस का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था। तो उसमें भी हमने देखा था कि जो फार साइटेडनेस होते हैं उनके लिए हम हमेशा कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस यूज़ करते हैं। तो आपने वहाँ पे भी अगर वो कुछ आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो आप यहाँ पे बिना पढ़े इसका आंसर कर दोगे। तो देखो जो दूरदृष्टि दोष यानी कि फार साइटेडनेस है उसके लिए हम उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, और नियर साइटेडनेस यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस दैट मीन्स कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। बस इसमें ये चीज़ तो देखो आपको याद ही रखनी होगी कि आपको कौन से वाले दोष में कौन सी प्रॉब्लम में आपको कौन सा लेंस यूज़ करना है। नियर वाले में आपको कॉनकेव यानी अवतल यूज़ करना है, और फार यानी दूर वाले में आपको कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस यूज़ करना है। ओके, इस वीडियो में हमें 5 ही क्वेश्चन करने हैं। आई होप कि ये सब आपको समझ आ गया होगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के थे सब, और आई होप कि मैंने आपको ये अच्छे से समझाया होगा और आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।